जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 तक कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जिनका भी जो भी बिहार एसएससी या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट्स करिएगा 50 क्वेश्चन में से किनका किनका 40 प्लस क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस क्या है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस जो कहा जाता है N2O को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यानी कि N2O, जिसे क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और देखिए N2O का जो उपयोग किया जाता है, इसको सर्जरी या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ N2O का मिश्रण मिलाकर क्या किया जाता है फ्रेंड्स? दिया जाता है, ठीक है। चलिए बताइएगा कि जल का यानी कि जल का स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। चलिए सभी लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे लंबा जीवित वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार और नार्ग। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष हो जाएगा आपका सिकुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ायनहीन पक्षी कौन सा है। तो देखिए न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है फ्रेंड्स, वो भी आपका क्या है? कीवी है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वो हो जाएगा आपका पुष्प। क्या हो जाएगा? पुष्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग एक के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन क्या है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ एस्पिरिन क्या है। तो चलिए कमेंट्स करिएगा एस्पिरिन क्या है। ऑप्शन दिया हुआ प्रतिजैविकी या एंटीपैरेटिक। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि एंटीपैरेटिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक लाइनर क्वेश्चन डेली लाइव क्लासेज में चलता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। यानी कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है वो क्या उत्सर्जित करता है उसके बारे में बताता है। तो देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है आपका अल्फा, बीटा और गामा, तीनों किरणें को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए जो लोग डी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं डॉल्फिन वर्गीकृत, वो पूछा गया है। यानी कि मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। तो देखिए डॉल्फिन को जो रखा गया है फ्रेंड्स, स्तनी में रखा गया है। किस में रखा गया? स्तनी में रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं? तो उस समय हम लोग जो होता है फ्रेंड्स द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। कौन सा उपभोक्ता होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए समय का मात्रक जो अधिवर्ष समय का मात्रक होता है, ठीक है। चंद्रमा समय का मात्रक होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो मात्रक है फ्रेंड्स वो दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11, अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि बहुत छोटे
उपकरण में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग करते हैं वर्नियर कैपिलर के, किसके करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, जैसे कि त्वरण, सबसे पहले त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद बल, बल का होता है आपका न्यूटन, कृति कार्य, कार्य का हो जाएगा आपका जूल, और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो चलिए इसी के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ए का क्या जाएगा आपका डी जाएगा, यानी कि 4। तो ए का 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो एक ही ऑप्शन से आपका धरा जा रहा है। ठीक है, मान के चलिए 4 में से आपको एक याद है त्वरण का, तो त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से तो आप एक ही ऑप्शन से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तब क्या होता है, कह रहा है जब किसी पिंड की गति को दुगनी कर दिया जाता है तो उसका भी संवेग क्या होता है फ्रेंड्स, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, और संवेग बराबर जो फॉर्मूला होता है एम भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि कार का स्टीयरिंग में शामिल होता है कौन सा बल, यानी कि कार्य करता है। ऑप्शन दिया हुआ है एक एकल बल, बी में दिया हुआ है 2 बल जो एक की दिशा में कार्य करते हैं, 2 बल जो अलग अलग रेखाओं, लाइनों तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, और डी में दिया हुआ है बल का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, यानी किस स्थिति में पिंड का जो भार होता है फ्रेंड्स वो शून्य नहीं होता है। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है, यहाँ पे शून्य होता है। ठीक है, अंतरिक्ष में किसी पिंड का भार क्या होता है, शून्य होता है। किसी घर्षणहीन सतह पर भी क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए फिर से हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा, यानी किस स्थिति में पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स कि पृथ्वी के केंद्र पर यानी किसी पिंड का भार शून्य होता है। स्वतंत्र में यानी कि स्वतंत्र अवस्था में गिरने के दौरान भी आपका शून्य होता है। अंतर ग्रहिक अंतरिक्ष में भी क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन किसी घर्षणहीन सतह पर क्या होगा, आपका शून्य नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा नियम बल के प्रकृति बताता है, बल की प्रकृति के बारे में बताता है, यानी कि बल का जिससे व्यंजक प्राप्त होता जिससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है तो वो आपका होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से, यानी कि बल का व्यंजक कहने का मतलब फॉर्मूला, यानी कि F बराबर m ए, यानी कि राइट आंसर आपसे आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वो क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उसे गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरुत्व केंद्र कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18। एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्वाधर बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो चलिए बताइएगा किस पे निर्भर करता है, तो ठोस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ इससे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ना कि ठंडे प्रदेश में जहां तापमान 0 डिग्री तक चला जाता है वहां किसान खेती को पानी से भर देते हैं अपने फसल को नुकसान से बचाने के लिए, क्यों, क्योंकि आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ जल ठंडे प्रदेश में प्रचुर में पाया जाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ जल का विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और 4 डिग्री से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो आपका 19 का फिर अगला दिया हुआ कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ ठंडे देशों में कार्य
रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है, वो किसकी सहायता करता है, तो हिमांक को अवनयन में, किसमें, हिमांक को अवनयन में यानी कि मदद करता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला 21 का सभी लोग कमेंट्स करेगा फ्रेंड्स। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1 ग्राम ईंधन को जलाने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो उसे ऊष्मीय मान कहा जाता है, यानी कि 1 ग्राम ईंधन को जलाने से जो मुक्त ऊष्मा होता उस ऊष्मीय मान कहा जाता है। ठीक है, अगला है मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण में कौन सा यूज किया जाता है? तो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए 22 के बाद 23। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतीत होता है? तो नीला रंग जो होता है आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है 24, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? जो प्रतिध्वनि जो सुनाई देता है फ्रेंड्स, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण जो हो जाएगा आपका ध्वनि तरंगों का परिवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ध्वनि तरंगों का परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है 26, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो सबसे अच्छा चालक जो होता है फ्रेंड्स चांदी होता है, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, कॉपर, आयरन, लेकिन सबसे खराब जो आपका हो जाएगा यहाँ पे कार्बन आपका सबसे खराब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग डी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क सेल में जो पाया जाता है आपका रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। और आप लोग बताइएगा कि मोटर जो है फ्रेंड्स वो कौन सी ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन 28, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो कार्य करता है फ्रेंड्स अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पे कार्य करता है। ठीक है, चलिए जो लोग डी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा पृथ्वी की वक्रता। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की वक्रता। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखते हैं सिग्नल क्या होता है, कभी कभी छोड़ देता है फ्रेंड्स। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परमाणु कहा जाता है। और आप लोग बताइएगा कि किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है? ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स मोसले के, किसके? मोसले के अनुसार। चलिए अगला है 32 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बताइएगा, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक जो यानी कि रेडियोधर्मी है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है ट्रिटियम। क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है? हैबर प्रक्रिया, तो ऑप्शन दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में दिया हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में दिया अमोनिया। यानी कि हैबर विधि से क्या प्राप्त होता है? अमोनिया। अमोनिया किससे प्राप्त होता है? तो हैबर विधि। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, रस्ट यानी कि जो जंग की रासायनिक संरचना लगभग होती है वो क्या होती है? तो ये जो आपका होता है, देखिए ये आपका क्या किया हुआ, संतुलन किया हुआ फ्रेंड्स, 2Fe2O3 × 3H2O, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पेंसिल का लेड होता है, वो क्या होता है पेंसिल का लेड? ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेफाइट, चारकोल। तो यहाँ पे पेंसिल का जो लेड होता है आपका ग्रेफाइट होता है, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कास्टिक सोडा का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है किसका? तो कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा का जो होता है आपका फ्रेंड्स कास्टिक सोडा। तो चलिए 36 का बताइएगा फ्रेंड्स, 36 का कमेंट्स करिएगा कि 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का क्या होता है फ्रेंड्स? तो कास्टिक सोडा का जो होता है फ्रेंड्स KOH होता है, ठीक है। यहाँ पे NaOH दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका कास्टिक सोडा का होता है फ्रेंड्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। कि NaOH नहीं होगा फ्रेंड्स, KOH हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी कि KOH आपका राइट आंसर हो जाएगा। NaCl क्या होता है? यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है ये आपका होता है NaCl। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है फ्रेंड्स ये खाने वाले सोडा का होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन है 37। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? जो चूना पत्थर होता है फ्रेंड्स उसका रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का आप लोग कमेंट्स करिएगा। तो चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी कि CaCO3 क्या हो जाएगा आपका? CaCO3, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है 38। जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, क्यों होती है? जीव कोशिका जो पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या क्या नहीं, देखिए कोशिका भित्ति नहीं होती है, बी में दिया दो में दिया हुआ हरित लवक नहीं होता है, तारक केंद्र नहीं होते हैं, और डी में दिया हुआ हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। तो चलिए आप देखिए इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं, तारक केंद्र होते हैं और हीमोग्लोबिन होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है? जो मानव शरीर में जो जल पाया जाता है फ्रेंड्स 80 से 85% पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मानव शरीर में गुणसूत्र होते हैं। देखिए मानव शरीर में गुणसूत्र होते हैं, आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि 23 जोड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे 23 भी दिया हुआ 46 भी दिया हुआ, तो यहाँ पे जोड़ा नहीं दिया हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 46। यहाँ पे गलती आप लोग नहीं करिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि दिया हुआ रहता यानी कि साधारण मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन ए में 23 दिया हुआ रहता है, तो आप लोग 23 मार के चले आते हैं, तो 23 जोड़ा यहाँ पे दिया हुआ रहता तब आपका राइट आंसर हो जाता, लेकिन सिर्फ 23 दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 41। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सी पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो इसमें जो क्षय होता है आपका सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि NaCl आपका क्या होता है? क्षय होता है। अगला है 42। खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य पदार्थों को कैलोरी में हम लोग मापते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 43। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का, तो वो हो जाएगा आपका विटामिन ए। विटामिन ए आलू भी नहीं होगा, मकाई के दाने भी नहीं होगा, यानी कि गाजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गाजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि रतौंधी जो होता है फ्रेंड्स वो किसकी कमी से होता है? ठीक है, रतौंधी जो होता है आपका किसकी कमी से होता है? चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है, यानी कि जल के द्वारा वाहित की होता है? तो वो हो जाएगा आपका दस्त। राइट आंसर हो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है 45। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीड़। कौन सा? चीड़ आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग शुरू में ही बोले थे कि इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे।
प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है, यानी कि पर्णहरित जो होती है वो क्या, तो प्रकाश का अवशोषण करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 48, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है जोफर लिस्टर को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, हाइड्रोजन गैस सूर्य के रासायनिक घटकों में कितने प्रतिशत पाई जाती है। जो हाइड्रोजन होता है फ्रेंड्स वो सूर्य में कितना प्रतिशत पाया जाता है, ठीक है, तो ये जो पाया जाता है 71%, कितना 71%, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग को होमवर्क के रूप में रहा फ्रेंड्स कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। चलिए आप सभी लोगों को लिए है फ्रेंड्स कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है चिरॉन, एरियल, फोबो, डिमोस। तो चलिए चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करिएगा और जितना ही रहने देते हैं। बाकी जिस तरह से आपका बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट चालू किया है फ्रेंड्स एसके झा सर का, वो आपका डेली चल रहा है, ठीक है। एक दो दिन आपका क्लास डिस्टर्बेंस रहा फ्रेंड्स इधर से, यानी कि 26 जनवरी के चलते। तो चलिए अब आपका क्लास रेगुलर होगा। चलिए थैंक यू।